चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस का हम एक्सरसाइज आंसर्स देख रहे हैं। पहला, कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। व्हेन सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, इट्स स्लोप इज डैश, पॉजिटिव, नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव, जीरो। नाउ सबसे पहले तो अपवर्ड स्लोपिंग के लिए तुम देखोगे ये अपवर्ड स्लोपिंग है। इसको पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। नाउ इफ यू कंपेयर विथ द डिमांड कर्व, ये डिस्टिंग्विश यहाँ पे मैंने बताया है। तुम देखोगे यहाँ पे प्राइस घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप हुआ। और यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप माना जाएगा। करेक्ट, क्योंकि दोनों अपने डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जीरो के लिए एक स्लोप यहाँ पे सप्लाई कर्व चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से शुरू होएगा, तो वो जीरो माना जाएगा। करेक्ट, सो यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव, ये तो ऐसा होएगा स्लोप। फिर इसको पॉजिटिव के लिए पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, उल्टा। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो तुमको सिलेबस में नहीं है। तो इस तरफ से करेक्ट आंसर क्या होगा? सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है तो वो पॉजिटिव स्लोप रहेगा ना। आया समझ में? पॉजिटिव स्लोप कैसे कि तुम्हारा देखो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है और ये अपवर्ड स्लोपिंग है। तो क्या आंसर आएगा इसका? पॉजिटिव स्लोप या तो अपवर्ड जो स्लोपिंग कर्व है। दूसरा, an upward movement along the same supply curve shows contraction of supply, decrease in supply, expansion of supply और increase in supply। now इसके लिए मैं तुमको चारों को एक साथ बताता हूं। ये देखो चारों है। इफ यू चेक आउट दिस वे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, ये प्राइस बढ़ रहा है तो ये यहां से बढ़ रहा है। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट ई था, अभी नया इधर है। यहाँ पे प्राइस घट रहा है तो ये घट रहा है, तो एक्चुअली ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। ये अपवर्ड है क्योंकि ऊपर की तरफ स्लोप है इसका, ये डाउनवर्ड है। और यहाँ पे इफ यू चेक आउट, यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में? अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। इसका मतलब यहाँ पे दो सप्लाई कर्व है तो ये तो ऑटोमेटिक हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो तुम्हारा आंसर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में एक होगा। कॉन्ट्रैक्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है ऊपर और ये नीचे है, मतलब ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। तो अभी तुम डिसाइड करो तुम्हारा आंसर क्या होगा। बोलो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर होगा एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, क्योंकि तुम देखोगे ये प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, ये एक्सपांशन में होता है। तुम बोलोगे सर यही स्लोप ऐसा है डाउनवर्ड में, क्योंकि जब प्राइस घटता है ओपी से P1 घटता है तो सप्लाई कम होता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे की तरफ जाता है। ये बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, इसको एक्सपांशन बोलते हैं और इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज एक्सपांशन। क्लियर सब लोग? यस और नो? नाउ तीसरा, अ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व शोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई। इसके लिए पहले चारों एक बार कर्व देखो वापस से। ये देखो, ये राइटवर्ड शिफ्ट है, ये डाउनवर्ड शिफ्ट है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर की तरफ दिखता है, ये दो है और ये दो है। अब इनका क्वेश्चन देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि कैसे पहचानना है। याद रखो, जब भी इकोनॉमिक्स में शिफ्ट इन सप्लाई कर्व आएगा, ठीक है, अब शिफ्ट और मूवमेंट, इसमें एक फर्क होता है। मैं पहले फर्क बताता हूं तुमको क्या है। नाउ कभी भी मूवमेंट शब्द आएगा इकोनॉमिक्स में तो एक ही कर्व होगा। ये अपवर्ड मूवमेंट है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, इसको हम मूवमेंट बोलेंगे, एक ही कर्व रहेगा। ठीक है, मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। और जब हम बात करेंगे शिफ्ट का, तो शिफ्ट में दो कर्व दिख रहा है ना, ये एक ये दो, ये एक ये दो। शिफ्ट में या तो इंक्रीज होगा
या तो डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड राइटवर्ड जा रहा है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट है, ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, जिसको डिक्रीज बोलेंगे। अब मैं तुमको क्वेश्चन बताता हूं और तुम डिसाइड करो क्या करेक्ट आंसर है। A rightward shift in the supply curve shows that contraction of supply, decrease in supply, expansion of supply का increase in supply, increase क्यों? क्योंकि देखो ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन सप्लाई। अभी हम लेते हैं फोर्थ, ठीक है, फोर्थ वाला, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। When less quantity is supplied only due to a fall in price, it shows contraction of supply, decrease in supply, expansion of supply, क्या increase in supply? बोलो। Now, पहले तो तुमको समझना पड़ेगा बोलना क्या चाहते हैं। When other factors remain constant, when less quantity is supplied, quantity कम हुआ है due to fall in price, ठीक है। Now let us see the curves again. If you check out, यहां पे प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये ओपी ओरिजिनल है, यहां से यहां प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। डू यू एग्री? इसका मतलब एक्सपेंशन हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पे इन लोगों ने क्या बोला है, लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड। डू यू एग्री? एक्सपेंशन हो नहीं सकता क्योंकि क्वांटिटी कम हुआ है। अच्छा, व्हेन लेस क्वांटिटी इज सप्लाइड, इफ यू चेक आउट, इसका मतलब तुमको कैसे करना है, रिवर्स लॉजिक। एक्सपेंशन इसमें ये हो नहीं सकता। When less quantity is supplied due to fall in price, अभी हम इसमें आते हैं। तुम्हारा फॉल इन प्राइस कहां पे हुआ है? तुम्हारा फॉल इन प्राइस, यहां प्राइस गिरा है और यहां पे क्वांटिटी घटा है। यहां प्राइस कांस्टेंट है तो ये नहीं हो सकता, यहां प्राइस कांस्टेंट है तो ये नहीं हो सकता, यहां प्राइस बढ़ रहा है तो ये नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर क्या देगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सो इन सच अ केस तुम्हारा करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, क्योंकि इफ यू चेक आउट, ये तुम्हारा ओरिजिनल ओपी है, ये ओरिजिनल ओक्यू है। नाउ प्राइस घटा P1 में आया, इसके वजह से क्वांटिटी घटा OQ1, ये तुम्हारा यहाँ पे ड्राइंग होगा, तो हुआ ना सप्लाई कर्व। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 इधर आएगा। इट शोज कॉन्ट्रैक्शन, कि प्राइस के घटने के वजह से क्वांटिटी घटा। नाउ कम टू द फिफ्थ, net addition made to the total revenue by selling an extra unit of a commodity is dash. Total revenue, marginal revenue, average revenue और marginal cost। बोलो क्या लगता है? मैं तुमको एक आइडिया बताता हूँ। इकोनॉमिक्स में एक्स्ट्रा यूनिट जब शब्द आएगा, वन मोर यूनिट या एक्स्ट्रा यूनिट, तो शब्द मार्जिनल होगा। टोटल नहीं हो सकता, एवरेज नहीं हो सकता। या तो मार्जिनल रेवेन्यू का आंसर है या मार्जिनल कॉस्ट, दो में से एक आंसर है। जब भी मार्जिनल इकोनॉमिक्स में तुमने 100 यूनिट बनाए, उसके बाद एक और बनाया, तो 101 हुआ एक्स्ट्रा। तुम्हारा खर्चा 100 रुपए हुआ, एक और यूनिट बनाया, खर्चा 110, मतलब 10 रुपए ऊपर का हुआ। तुमने एक और यूनिट बनाया तो एक और यूनिट का आमदनी हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। सो जब भी एक और यूनिट वर्ड आएगा तो तुम्हारा मार्जिनल वर्ड आएगा। लेकिन इन्होंने मार्जिनल के दो वर्ड्स दिए हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और इधर मार्जिनल कॉस्ट। अभी यहाँ पे शब्द क्या आया है? रेवेन्यू। सो साफ है कि कॉस्ट के लोग बात कर नहीं रहे। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? मार्जिनल रेवेन्यू। रिवर्स साइकोलॉजी समझ में है कैसे पहचानना है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस सी। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, प्राइस राइजेस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होगा बराबर, बोलो। उसके लिए मैं तुमको डायग्राम के साथ बताता हूं तो इजी पड़ेगा। यहां पे प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, वो उन लोगों ने बोला। लेकिन क्वांटिटी घट रहा है तो प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा उसका? करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे प्राइस राइजेस है तो यहाँ पे क्या होगा? प्राइस प्राइस फॉल्स बोल सकते हो, डिक्रीजेस भी चलेगा। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू बॉक्स दिया है, एवरेज रेवेन्यू इज TR डिवाइडेड बाय TQ।
तो टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू जानने के लिए तुमको टोटल रेवेन्यू का कंसेप्ट जानना पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू का कंसेप्ट देखो क्या है, यहां पे देखो Q इंटू P। और इफ तुमको ये जानना है एवरेज रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो इन लोगों ने क्या पूछा है, टोटल रेवेन्यू का बॉक्स पूछा है, एवरेज रेवेन्यू तो इन लोगों ने बताया। सो नाउ टेल मी तुम्हारा टोटल रेवेन्यू क्या आएगा। तुम क्या कर सकते हो, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस बोलो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। टोटल रेवेन्यू इज व्हाट, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस कर दो तो भी तुम्हारा आ जाएगा। कितना क्वांटिटी बेचा, 100 पेन, कितने का एक पेन था, 5 रुपया, कितना आंसर आएगा, 500 रुपया। और एवरेज रेवेन्यू मतलब एक यूनिट का, मतलब 500 रुपए का बेचा, 100 पेन बेचा, तो एक पेन का कॉस्ट कितना, 5 रुपया, वो तुम्हारा होगा एवरेज रेवेन्यू। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस को टोटल रेवेन्यू बोले। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, अब एक कॉमन सेंस लगाओ। एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, टीआर के बजाय अब एक सिंपल सा हिसाब में तुमको कैलकुलेशन बताना। रेवेन्यू के पहले कॉस्ट में आते हैं, ठीक है। यहां देखो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ये दिया हुआ है। नाउ एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल जो फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय आउटपुट करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आएगा। अब चेक करो उन्होंने पूछा क्या है, एवरेज कॉस्ट। सो सिंपल सा तुम फॉर्मूला यूज करोगे, क्या बोलोगे, टोटल एवरेज रेवेन्यू था टोटल रेवेन्यू बाय टोटल क्वांटिटी, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कर दो। समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस यूज करो। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करोगे, ये क्वांटिटी है, इज एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट, फोर्थ, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व अपवर्ड, बोलो क्या है। अब इसके लिए मैं तुमको वापस से ले जाता हूं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व की तरफ। ये रहा, ये तुम्हारा सप्लाई कर्व कहां जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है। डिमांड कर्व कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। सो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डिमांड कर्व डाउनवर्ड और सप्लाई कर्व क्या आएगा, अपवर्ड। मैं उससे लिख रहा हूं इसलिए हैंडराइटिंग, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब नेक्स्ट, डैश चेंज इन सप्लाई, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वेरिएशन इन सप्लाई। बोलो, पहले ये समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा वेरिएशन इन सप्लाई क्या है। ये कंसेप्ट ये रहा तुम्हारे सामने, एक्चुअली इधर ही आंसर आ जाता है। वेरिएशन इन सप्लाई कब होता है, जब प्राइस बढ़ेगा या तो प्राइस घटेगा। चेंज इन सप्लाई में देखो प्राइस कांस्टेंट है, इधर भी प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो इन लोगों ने पूछा क्या है, डैश चेंज इन सप्लाई, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ सप्लाई। वेरिएशन ऑफ सप्लाई में क्या होगा, और वैसे भी चेंज इन सप्लाई दिया है तो प्राइस क्या होगा, यहाँ पे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है तो इधर क्या कांस्टेंट होगा, तुम्हारे सामने है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है ना। सो चेंज इन सप्लाई में या तो इंक्रीज इन सप्लाई होगा या तो डिक्रीज इन सप्लाई होगा। उसमें कांस्टेंट क्या है, प्राइस कांस्टेंट है। और क्या बदल रहा है वेरिएशन सप्लाई में, प्राइस। तो इसको मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूं इसमें, ठीक है। इफ यू चेक आउट दिस, यहाँ प्राइस बदल रहा है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। यहाँ पे प्राइस सेम है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ इसमें आते हैं, गिव इकोनॉमिक टर्म्स, कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर, ये क्या है, फिक्स फैक्टर में कॉस्ट कौन सा आएगा, फिक्स फैक्टर मतलब लैंड के लिए क्या देना पड़ता है, रेंट। रेंट क्या है, फिक्स्ड है। सो फिक्स फैक्टर में जो कॉस्ट आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या बोलेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो है जो आउटपुट बदलने से भी कॉस्ट उसका बदलता नहीं है। सो लिख लो टोटल
फिक्स कॉस्ट, ये आंसर है। दूसरा, कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। बोलो, पर यूनिट ऑफ आउटपुट बताने के लिए तुमको समझना पड़ेगा कि यहां पे देखो, टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और इफ यू डिवाइड टोटल कॉस्ट बाय द आउटपुट, तुमको क्या मिलेगा? एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे पूछा क्या है? पर यूनिट ऑफ आउटपुट, उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? एवरेज, क्या बोलेंगे? एवरेज कॉस्ट बोलेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने बोला था जब भी वर्ड नेट एडिशन आएगा इसका मतलब मार्जिनल होगा, ठीक है। नेट एडिशन मतलब एक और यूनिट, तो वर्ड कौन सा आएगा? मार्जिनल। अब यहाँ पे कॉस्ट के बजाय रेवेन्यू बोला होता तो तुमने मार्जिनल रेवेन्यू लिखा होता, प्रोडक्ट लिखा होता तो तुमने मार्जिनल प्रोडक्ट लिखा होता। नेट एडिशन मतलब मार्जिनल, टोटल कॉस्ट में तो क्या आंसर आएगा? मार्जिनल कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। नाउ पर यूनिट शब्द आएगा तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? ऑलवेज इट इज एवरेज। और नेट एडिशन देगा तो वर्ड क्या यूज होता है? मार्जिनल। अभी रेवेन्यू पर यूनिट बोला है तो उसको एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, या सिंपल से भाषा में प्राइस भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। बट तुम्हारे लेवल पे तुम क्या वर्ड यूज करोगे? एवरेज रेवेन्यू। क्वेश्चन 4 डिस्टिंग्विश है, वो अलग से वीडियोस बनाया हुआ है, वो देख लेना। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। आजकल ये भी काफी क्रिएटिवली पूछ रहे हैं, तुम दिमाग लगाओ। कंप्लीट द अबव शेड्यूल। नाउ क्वांटिटी सप्लाइड यूनिट्स है, अभी इसमें टोटल रेवेन्यू नहीं कि तुमको मल्टीप्लाई करना। कुछ यहाँ पे थर्ड कॉलम दिया है, नहीं दिया है, तो अभी अपन दिमाग लगाते हैं। यहाँ 200 है, 300, 350, सो एक अंदाजन इधर क्या आएगा? 250, 300, 350, तो कॉमन सेंस ना, क्या होएगा? 400, 450 और 500। थोड़ा अजीब सा पूछा है, इसको डिवाइड कर सकते थे लेकिन इन्होंने बस कॉमन सेंस के तौर पर ही पूछा। और इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तुम ऐसे एक्स एक्सिस बनाओगे, ठीक है, वाई एक्सिस बनाओगे। हमेशा एक्स एक्सिस में क्वांटिटी रखने का और वाई एक्सिस में प्राइस रखने का। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो? 50, 100, या ऐसे करो 100, 200, 300, 400, 500 करो, और ये 10, 20, 30, 40, 50 और फिर उसको जोड़ देना। आया समझ में ड्रॉ कैसे करना है? नाउ स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। क्या रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड? तुम्हारे सामने में ये डायग्राम बताता हूं तो तुमको समझ में आए। ये रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या रिलेशनशिप है कि प्राइस बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है। टेक्निकल भाषा में उसको डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ये जो यहाँ पे लाइन है, ये जो बढ़ रहा है, इसको स्लोप बोलते हैं। यदि उन लोगों ने बोला होता एसएस का क्या रिलेशनशिप है, तो तुमने बोला होता द स्लोप इज पॉजिटिव। प्राइस और क्वांटिटी का क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट, ठीक है। और यदि ये रहेगा, इसका ऑपोजिट है ना, डिमांड कर्व का ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, ऑपोजिट है, तो उसको इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये जो घसरगुंडी है, ये इसको स्लोप को नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेगेटिव। तो स्लोप पूछा तो पॉजिटिव, ये जो है सप्लाई कर्व, ये कौन सा है? पॉजिटिव स्लोप है। और रिलेशनशिप क्या है प्राइस और क्वांटिटी का? डायरेक्ट है, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है और ये भी साथ में बढ़ रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टेट द रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज डायरेक्ट। सिंस प्राइस इज इंक्रीजिंग, क्वांटिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। ये तुमको दिमाग, ये भी कॉमन सेंस है, इसमें भी कोई खास टेक्निकलिटी नहीं। बोलो, ये 100 है मार्केट सप्लाई, ठीक है, 3 दुकान का टर्नओवर, 45 + 20 65, तो ए का कितना होना चाहिए? कॉमन सेंस 35 होगा ना इसका, कॉमन सेंस। इसका निकालो, 30 + 45 75, 112, ठीक है। ये तो तीनों का टोटल करना है, ये प्लस ये प्लस ये। अभी 155 - 55 100 - 40, ये कितना होगा? 60। 154 - 44 110 - 50, ये कितना होगा? 60।
बस इसका मार्केट शेड्यूल बनाना है तुमको, सबको जोड़ के। पहले एबीसी का अलग मैं तुमको मार्केट शेड्यूल भी बता दूं कैसे तुमको ड्रॉ करना है। मार्केट शेड्यूल मैंने बनाया है क्या इधर? मार्केट शेड्यूल बनाने के लिए मैं तुमको एक एडवाइस करूंगा। मैं ये बुक में जा रहा हूँ पीछे और तुमको मार्केट शेड्यूल बता रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी ने ड्रॉ किया होगा, तुम लोग वो यूज कर सकते हो यदि यूनिवर्सिटी ने ड्रॉ किया है। देखो इधर ड्रॉ किया, 3 दिया ना, साफ है कि ये मार्केट सप्लाई कर, ये इंडिविजुअल सप्लाई कर रहा है। मतलब तुमको क्या करना है, ये प्राइस और ये मार्केट का हिसाब से ये ड्रॉ करना है जो कि इधर दिया है। समझ में आया? ये ड्रॉ, ये समझ में आया? ये मार्केट सप्लाई कर्व। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ बचा है क्या। ये हो गया ड्रॉ द मार्केट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ये वीडियो बनाया, डिटरमिनेंट सप्लाई का वीडियो बनाया, लॉ ऑफ सप्लाई का वीडियो बनाया। तो इस प्रकार से हमारा सप्लाई एनालिसिस का पूरा एक्सरसाइज खत्म होता है। ओके।